वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चे। कुछ चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हमने एक चीज देखी पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, वो हमारे पास से ड्रैग फोर्स को स्टडी करने के बाद आज जो हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। देखो मुझे टर्मिनल वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का जिक्र हम ऑलरेडी बहुत बार करते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या चीज है। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक बात देखें बच्चे कि यहाँ पे पैराशूटर की एग्जांपल, पैराट्रूपर की हम देख लेते हैं। पैराट्रूपर्स को अगर आप देखें बच्चे तो वो जो फॉल करते वक्त उनकी पहले स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आते हैं तो और ज्यादा उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था तो उनके ऊपर ड्रैग फोर्स भी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है, जो कि अपोजिंग होगी। अब ये पैराट्रूपर डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है बच्चे ड्यू टू इट्स वेट। जिस टाइम ये वेट की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है और हमें पता है कि इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रही है जो अपवर्ड इन डायरेक्शन है, वो कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है acquired by an object in falling vertically downward। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आता है उस वक्त उसके ऊपर जो मैक्सिमम उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात याद रखिएगा बच्चे, कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कांस्टेंट जब वेलोसिटी है, हमें पता है जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ये बात बच्चे लाजमी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज आता है, वो बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज आपको दे देता है और कहता है ऑब्जेक्ट कितनी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। आपने सिर्फ टर्मिनल का लफ्ज देखना है, आपने एक्सेलरेशन जीरो कर देना है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है ही कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे होगी? देखो जैसे जैसे डाउनवर्ड आता जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। जिस टाइम वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे उस टाइम इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जब जीरो होगी, फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। हम एक रेन ड्रॉप को कंसिडर करते हैं, बहुत ही छोटा जिसका मैस है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक रेन ड्रॉपलेट है, उसका वेट मैं कहता हूँ 40 न्यूटन है। सिर्फ समझाने के लिए आप, अगर उसका 40 न्यूटन का वेट है बच्चे, उस वक्त जब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन की इक्वल। अब ये जैसे ही डाउनवर्ड आएगा इसके ऊपर एयर की ड्रैग फोर्स लगने लग गई। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि इस वक्त उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अभी कम है। वेट है 40 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? अभी भी 30 न्यूटन की फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। क्योंकि देखें बच्चे 10 न्यूटन से तो कैंसिल, लेकिन 30 न्यूटन तो मौजूद है। इसका मतलब है जिस नेट फोर्स से वो डाउनवर्ड आ रहा है वो किसकी इक्वल है? वेट माइनस ड्रैग फोर्स की इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या था? स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमें पता है कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो देखें उसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है। अब ड्रैग फोर्स कितनी होगी? 28 न्यूटन। नेट फोर्स सिर्फ कितनी रह जाएगी? 12। थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी तो अब मैंने कहा है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितनी होगी। इस टाइम ऑब्जेक्ट का ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। इस वक्त जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा
क्योंकि अब फोर्सेस, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। नेट फोर्स जब जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब यही टर्मिनल वेलोसिटी में यहाँ पे अब अगर आप देखें नेट फोर्स जीरो आ गई, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग फोर्स को उधर ले जाऊं तो यानी वेट मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ड्रैग फोर्स की इक्वल आ गया। तो ये बेसिक कंडीशन है टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें पता है कि वेट किसकी इक्वल होता है, और ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी हमें पता है। वेट हमें पता है mg की इक्वल होता है, तो वेट की जगह हमने क्या चीज पुट कर दी, mg। ड्रैग फोर्स हमें स्टोक्स लॉ से पता है किसकी इक्वल होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे क्योंकि इस वक्त v को साथ मैंने t लिख दिया एक्सटेंशन में, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वक्त किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पे 6 पाई ईटा आर को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का जो मेरे पास फार्मूला आया वो क्या आ गया, एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। लेकिन किसी तरह मैं इसके अंदर बाकी फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। बेसिक फैक्टर है यहाँ पे मैस, किसी तरह मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। हमें पता है कि मैस, अगर मैं इस फार्मूला से देखूं, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये बच्चे ख्याल रखिएगा वो वेलोसिटी थी, यहाँ पे मैं उसी वी को क्या कह रहा हूँ, वॉल्यूम कह रहा हूँ। दोनों में फर्क रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखो तो रेन ड्रॉप क्या होता है, एक सफियर होता है बच्चे, और सफियर का वॉल्यूम हमें पता है कि कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो हमारे पास मैस आ गया वो किसकी इक्वल आ गया, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यही मैस की वैल्यू मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा, इक्वेशन वन में, सॉरी, अगर मैं पुट करूं तो इक्वेशन वन ये मौजूद है, तो ये क्या आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखो 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या चीज, क्योंकि 6 भी डिवाइड हो रहा है 3 भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 18। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/18। अब 2 वाला टेबल जा रहा है बच्चे दोनों के ऊपर, तो 2 से कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा, 2/9। और कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट हो गया, तो आर का स्क्वायर आ गया, ईटा आ गया ओवर, सॉरी रो आ गया ओवर 9 ईटा। तो यहां से ये एक टर्मिनल वेलोसिटी का मेरे पास फार्मूला आ गया बच्चे, दैट इज 2/9 जी आर स्क्वायर रो ओवर ईटा। इसके अंदर जो बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, वो ये समझने वाली है कि बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। क्यों, देखो जी हमारे पास एक कांस्टेंट है, रो एक कांस्टेंट है, ईटा एक कांस्टेंट है। बेसिक चीज आ रही है जो वेरिएबल है, दैट इज रेडियस। तो मतलब है जितना रेडियस बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर के अंदर, वो आपको कहता है कि प्रूव करें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्ट रिलेशन में। तो ये चीज भी आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब एक चीज और आपने बच्चे इसमें, अगर यहाँ पे इसी से रिलेटेड मैं एक एमसीक्यूज डिस्कस करूं, उसने कहा है कि एक बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड, if the radius of body is double its terminal velocity will become। सीधी सी बात है बच्चे, रेडियस के साथ उसका क्या रिलेशन आ रहा था, स्केयर का। अगर रेडियस को डबल करेंगे तो डबल रेडियस के साथ वो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो जब भी आप रेडियस को डबल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी। यहीं पे एक क्वेश्चन बचे मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। कहता है कि पीस ऑफ वुड इफ लेफ्ट अंडर वाटर कम्स टू द सरफेस, यानी ये अगर वाटर सरफेस है, अगर एक
वुडन पीस को आप यहाँ पे रखें, वाटर के अंदर सबमर्ज करें, तो थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो ये वाटर सरफेस के ऊपर आएगा। तो क्या रीजन होगी? देखो बच्चे, पिछले टॉपिक के अंदर मैंने अपथ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट आपको बताया था। अब सिंपल सी बात है बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? वेट कम हो चुका है, अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ चुकी है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यही चीज आप कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इट्स मीन अपथ्रस्ट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बच्चे और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड बताता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। वो कहते हैं कि फॉग ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो धुंध के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें सस्पेंडेड नजर आते हैं एयर के अंदर। वो कहते हैं वो सस्पेंडेड क्यों नजर आते हैं? ऑल तो अगर आप देखें, सुबह आप देखते हैं तो वो फॉग सारी की सारी जमीन पे गिरी होती है। इसका मतलब वो सस्पेंडेड नहीं होते, सिर्फ अपीयर्ड होते हैं सस्पेंडेड। यहाँ पे देखो तो फॉग ड्रॉपलेट अगर आप देखें तो उसका वजह वेट बहुत कम होता है, रेडियस भी बहुत कम होता है। वो एक्चुअली डाउनवर्ड तो आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो डाउनवर्ड आना शुरू करता है तो उसका वेट क्योंकि इतना कम है, तो ड्रैग फोर्स बहुत जल्दी इक्वल हो जाती है उसकी। जब वो जल्दी ड्रैग फोर्स इक्वल होगी तो वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा? टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और ड्रैग फोर्स का क्योंकि वेट, ओ सॉरी, फॉग ड्रॉपलेट का क्योंकि वेट बहुत कम होता है बच्चे, इसलिए वो हमें क्या अपीयर होता है कि वो सस्पेंडेड है इन एयर। थैंक यू बच्चे।